नमस्कार साथियों, एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमजीसीआई लेकर आया है आईएमपी क्वेश्चन सीरीज। आईएमपी क्वेश्चन सीरीज के तहत हमारा जो यूट्यूब चैनल है, एमजीसीआई का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर डेली वीडियोस आएंगे। इस सीरीज में वीडियो आएंगे जिसमें आपका पूरा जो सब्जेक्ट है, पीएटी का जो पूरा सिलेबस है, उसके जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस जो क्वेश्चन है, वो सीरीज लेकर हम आए हैं। और इसी सीरीज में मैं अरविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मैं एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, उस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला हूं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो आईएमपी क्वेश्चन सीरीज है एमजीसीआई की, आपको इससे बहुत बहुत फायदा मिलने वाला है। इसके लिए आपको हमारे वीडियो को अंत तक देखना है और हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि पूरे सीरीज में आपको ये क्वेश्चन मिल सके। हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वानस्पति अंतराल चरण चावल में अनुपस्थित होता है। इस क्वेश्चन में अंग्रेजी जब आप देखेंगे, द वेजिटेटिव लेग फेस इज एब्सेंट इन राइस। अब ये जो वेजिटेटिव लेग फेस है, ये लेग फेस का मतलब क्या है? तो हम देखते हैं कि ये जो लेग फेस है, इसका हम ऐसा कह सकते हैं, धीमी वृद्धि टाइम के साथ जब पौधा करता है तो ये फेस कहलाती है लेग फेस। स्लो हम बोल सकते हैं ग्रोथ हो रही है प्लांट की। अब स्लो ग्रोथ अगर प्लांट की होगी तो आप देखोगे जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है, कम अवधि वाली शॉर्ट ड्यूरेशन जो वेराइटी है, इसमें अगर धीमी वृद्धि होगी तो आप देखोगे कि पौधा कम समय में उत्पादन नहीं दे पाएगा। तो इसके अंदर ये जो लेग फेस होती है, ये एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। समझ में आ गई बात? तो वानस्पतिक अंतराल चरण मतलब द वेजिटेटिव लेग फेस किस पौधे में, किस वेराइटी में धान की अनुपस्थित है? तो जो लघु अवधि वाला शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट होता है, उसमें ये फेस नहीं होती है, क्योंकि ये धीमी वृद्धि से संबंधित है। तो ये पहला हमारा प्रश्न हो गया। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार हिंदी में जब हम पढ़ते हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि क्वेश्चन को अंग्रेजी में जरूर देखें। मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। भूमि के एक ही हिस्से पर एक वर्ष या अधिक समय पर फसलों का पुनरावृत्ति अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम मतलब यहाँ पर हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, क्रम की बात कर रहे हैं। द रिकरेंट सक्सेशन ऑफ क्रॉप द सेम पीस ऑफ द लैंड आइदर इन ए ईयर और ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका बहुत घुमा फिरा कर ये प्रश्न पूछा गया है। हम क्या बोल रहे हैं? अनुक्रम में पुनरावृत्ति। आप ये चित्र को देखेंगे, आपको क्लियर हो जाए। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो क्रॉप्स हैं, इनको हम इस तरह से सर्कल में उगा रहे हैं। इस तरह से, जैसे हमने इस फील्ड में अभी उगाया था, उसके बाद हम दूसरी क्रॉप ले लेंगे उस फील्ड में। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे उस क्रॉप को या उसके जैसी क्रॉप को वापस हम उस फील्ड में लगा देंगे। ये आपको एक चक्र की तरह दिख रहा होगा, रोटेशन या साइकिल की तरह दिख रहा होगा। मतलब यहाँ पर आंसर आएगा क्रॉप रोटेशन, या हम इसे कहते हैं सस्यावर्तन, या इसे हिंदी में एक और नाम दिया जाता है, ये है फसल चक्र। अब फसल चक्र नाम आते ही आपको सब क्लियर हो गया हो। भूमि के एक हिस्से में एक वर्ष में या अधिक वर्षों में, एक साल का फसल चक्र भी अपना सकते हैं या ज्यादा वर्षों का फसल चक्र भी हम अपना सकते हैं। यहाँ पर हम फसलों को कैसे बुआई करते हैं? तो हम बुआई करते हैं अदल बदल कर जब हम बुआई करते हैं तो ये कहलाता है फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन। इसके बारे में हमें कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? नॉरफोर्क ने 1730 में हमें क्रॉप रोटेशन के बारे में बताया था। क्रॉप रोटेशन हम क्यों फॉलो करते हैं? तो जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए हम रोटेशन करते हैं। क्रॉप का जो रोटेशन करेंगे उसी को हम क्रॉप
रोटेशन यहाँ पर कहेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर मैं चलता हूं। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है, वही प्रश्न है, उसी से मिलता जुलता है। सस्यावर्तन। सस्यावर्तन आप देखोगे हिंदी में सस्यावर्तन उसने अनुक्रम कह दिया, फसल चक्र कह दिया, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए एक ही शब्द है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्यों अपनाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी के लिए हम क्रॉप रोटेशन जो है उसे अपनाते हैं। तो ये अगला प्रश्न हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित करता है या कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण हो जाता है। आप यहां देख सकते हैं इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जिसमें हमने कहा ये जो वाटर है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो सनलाइट होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, इसकी उपस्थिति में बदल जाता है सुगर। सुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस इस प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है ये बदल जाते हैं किसमें? सुगर या कार्बोहाइड्रेट में। इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे हमारे पास आता है सस्य प्रणाली, जिसमें वृक्षों के अंतरालों में घास को बढ़ने दिया जाता है। वृक्षों के अंतरालों में घास को बढ़ने दिया जाता है। द सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच ग्रासेस आर अलाउड टू ग्रो इन इंटर स्पेस ऑफ ट्री, है ना, ट्री के बीच में जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन ट्रीज, ये यहाँ पर ट्री है, इधर भी ट्री की रो है और इनके बीच में आप ये यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरह से ये घास लगी हुई है। इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे कहा जाता है तृण भूमि सस्य, या हम इसे कहते हैं सॉड कल्चर, या इसे क्या कहा जाएगा? सॉड कल्चर। जब भी घास और घास के साथ हम किसी भी तरह का उत्पादन लेते हैं, चाहे फसल उत्पादन लें चाहे वृक्ष लगाएं, वो कहलाएगा सॉड कल्चर या तृण भूमि कृषि इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ मैं चलता हूं। अगला प्रश्न है स्थानांतरी जुताई। अब याद रखना, ये परीक्षाओं में, विभिन्न कृषि उपयोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आए हुए प्रश्न है और इसमें कई बार हिंदी में हमारे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अंग्रेजी में क्वेश्चन जरूर देखना है। सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट ये बात समझ ले, हिंदी मीडियम वाले। अब देखो अंग्रेजी में इसे कहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये जुताई अलग चीज है, ये है स्थानांतरी खेती। इसे हम स्थानांतरी खेती या झूम खेती कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। इसी को शिफ्टिंग फार्मिंग कहा जाता है। इसी को हम एक और नाम देते हैं काटना एवं जलाना खेती। स्लेश एंड वर्न, स्लेश एंड वर्न कहा जाता है इस फार्मिंग को। देखो इसमें होता क्या है, ये जो जंगल हमारे होते हैं, फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं, पहाड़ी जो इलाके होते हैं, वहां पर जो लोग अभी भी जंगलों में निवास करते हैं, उनके पास अपना कोई खेत नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं? जंगलों की कटाई करते हैं। पहले काट देंगे पेड़ों को, फिर आसपास का हिस्से में इस तरह से आग लगा देंगे, जला देंगे, जिससे वहां की जो घास है, पेड़ पौधों के अवशेष है, वो सब जल जाएंगे और इस तरह का एक हिस्सा ये तैयार होगा। अब यहाँ पर ये लोग प्राकृतिक उर्वरता जो है, नेचुरल जो फर्टिलिटी है, नेचुरल जो रिसोर्सेस है, उन पर
ये खेती करते हैं। और इस तरह से 3-4 साल के बाद आफ्टर 3-4 इयर्स जब फर्टिलिटी कम हो जाएगी, आसपास के जो रिसोर्सेस है जब वो कम हो जाएंगे, ये कहीं और चले जाएंगे, वहां जाकर भी इसी तरह का कार्य करेंगे, फिर 3-4 साल बाद जगह बदल लेंगे। तो क्योंकि ये बार बार शिफ्ट कर रहे हैं, बार बार इनकी जगह चेंज हो रही है, इसलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित जुताई कहा जाता है। अब अलग अलग लोकल लैंग्वेज में इसको झूम, दहिया, कोडो, खल्लू, ये सारे नाम से पुकारा जाता है। ये प्रकृति के लिए बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि इससे एक तो पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और दूसरा ये मृदा क्षरण को बढ़ावा देती है, सॉइल इरोजन को प्रमोट करती है ये फार्मिंग। क्लियर है? ये जो फार्मिंग है इसे झूम खेती या झूम कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न, काटना एवं जलाना खेती कहते हैं। ये हमारे देश में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे नागालैंड आदि, वहां पर प्रचलित है। तो ये हो गया स्थानांतरित जुताई। आगे बढ़े, हमारे पास अगला प्रश्न है, राइजोबियम की गांठ बनाने वाली प्रजातियों में होती है। नोड्यूल फार्मिंग स्पीसीज ऑफ राइजोबियम कंटेन्स, राइजोबियम की जो स्पीसीज होती हैं इनमें क्या पाया जाता है? तो हम देखेंगे मेगाप्लाज्मिड भी होता है, नीफ जीन्स भी होते हैं, नोड जीन्स भी होते हैं। इसलिए आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, सारे आंसर आएंगे। राइजोबियम हम जानते हैं कि जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स हैं इनकी रूट में नोड्यूलेशन के लिए राइजोबियम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहां पर हम देखेंगे ये जो नोड जीन है, ये नोड जो है ये किसको डिनोट करता है? तो नोड डिनोट करता है नोड्यूल्स, जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है उसी को हमने कहा है नोड। और ये जो निफ है, ये निफ का मतलब क्या है? तो निफ का मतलब है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये दोनों उसी से रिलेटेड होते हैं। और ये जो दोनों जीन हैं ये पाए किसमें जाते हैं? तो जो मेगा प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड के अंदर नोड जीन और नीफ जीन दोनों पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के। तो राइजोबियम जो जीवाणु है ये दलहनी फसल की जड़ों में ऐसी ग्रंथियां बनाता है, गांठें बनाता है। और ये जो गांठें हैं ये इस तरह से पिंक कलर की होती है, लेग हीमोग्लोबिन के कारण इनका पिंक कलर होता है। और ये जो गांठें बनती हैं इनके लिए जिम्मेदार है नोड जीन, और नत्रजन स्थिरीकरण के लिए नीफ जीन जिम्मेदार है। और ये दोनों ही जीन जो है ये राइजोबियम बैक्टीरिया के मेगाप्लाज्मिड में पाए जाते हैं। इन्हीं के कारण दलहनी फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की मुख्य समस्या क्या है? ड्रिप सिंचाई, ट्रिकल मेथड, बूंद बूंद विधि, टपकाऊ विधि, ये सारे इसके नाम हैं। यह सर्वोत्तम सिंचाई की विधि मानी जाती है। ये जो विधि है इसमें बहुत कम पानी में हम बड़े क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं, इसीलिए इसे माइक्रो इरिगेशन मेथड में रखा जाता है। बट इसकी एक मेन प्रॉब्लम क्या है? वो है अवरोधन, या जिसे हम कहते हैं क्लॉगिंग। क्लॉगिंग इसकी एक मुख्य समस्या है, मेन प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है भाई, ड्रिप इरिगेशन में हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के पास में ही हम ये ऐसी पाइपलाइन जो होती है, सेकेंडरी पाइपलाइन, एक मेन पाइपलाइन है, ये मेन पाइपलाइन है, इससे हम ये ऐसे सेकेंडरी पाइपलाइन रहती है, ये सेकेंडरी पाइपलाइन है। सेकेंडरी पाइपलाइंस प्लांट्स के नियर होती है और इसमें ऐसे ड्रॉपर्स या नोजल्स होते हैं ये, और इन्हीं से आप देखोगे जो बूंद बूंद पानी है, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो इस तरह से डायरेक्ट प्लांट रूट्स के पास होते हैं। ये ड्रिप सिस्टम है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, हम देखते हैं कि जो वाटर होता है उस वाटर के अंदर सॉल्ट भी होते हैं, हम देखते हैं थोड़ा सा जो है उसके अंदर सॉइल या क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सॉल्ट और क्ले जो है, इसके कारण क्या होता है कि इसका जो ड्रॉपर होता है, इसका जो छिद्र होता है, पोर जो होता है, ये धीरे धीरे बंद हो जाता है। पहले पानी कम आएगा
और कम आने के बाद कुछ समय बाद ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इससे ठीक प्रकार से सिंचाई नहीं हो पाती है। तो ये क्लॉगिंग एक मुख्य समस्या है। जहां भी सिंचाई जल में थोड़े भी लवण होंगे वहां पर थोड़े साल में 2-3 साल में ये जो सिस्टम है आपका ये खराब हो जाता है, वो अवरुद्ध हो जाता है, पानी निकलना बंद हो जाता है। तो ये क्लॉगिंग जो है इस सिस्टम की एक मेन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पृष्ठ तनाव मापी, पृष्ठ तनाव मापी जिसको हम टेंसियोमीटर कहते हैं या इसे कहा जाता है इर्रोमीटर। टेंसियोमीटर या ये जो इर्रोमीटर है का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? अ टेंसियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो टेंसियोमीटर मापता है मृदा पृष्ठ तनाव को। मृदा का जो पृष्ठ तनाव होता है, मृदा पृष्ठ तनाव को मापता है। सॉइल सरफेस टेंशन को मेजर करता है टेंसियोमीटर। लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन में मिलेगा ही। हम ऑप्शन में क्या ढूंढते हैं? मृदा में नमी का प्रतिशत, वो नहीं मिले तो मृदा पृष्ठ तनाव। लेकिन यहाँ दोनों चीजें नहीं दी है, क्योंकि टेंसियोमीटर मृदा जल क्षमता, सॉइल वाटर पोटेंशियल जो है इसको भी मेजर करता है। सॉइल वाटर पोटेंशियल को मेजर करेगा, मृदा जल क्षमता को मेजर करेगा। इसलिए याद रखना ये भी वही है, मृदा जल क्षमता मतलब सॉइल वाटर पोटेंशियल, और यही होता है मृदा का पृष्ठ तनाव भी। इसलिए इसका आंसर आएगा मृदा जल क्षमता। टेंसियोमीटर या इर्रोमीटर आप जानते ही हो, ये सिरेमिक जो है इस तरह की एक ट्यूब होती है। यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इसे हम मृदा के अंदर लगाते हैं और मृदा का पृष्ठ तनाव इसकी सहायता से माप लिया जाता है। ये जो है इसी को हम कहते हैं टेंसियोमीटर और इर्रोमीटर। ऐसा कहा जाता है कि जो कणाकार, बड़े कणाकार वाली जो मृदा होती है, बड़े कणाकार वाली मृदा के लिए उपयुक्त होता है, बेस्ट होता है, लाइक सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जो होती है, बलुई जो मृदाएं होती हैं उनके लिए बेस्ट होता है ये। बट इसको यूज नहीं करना चाहिए। कहाँ यूज नहीं करना चाहिए? क्ले एंड सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल लवणीय मृदाएं और चिकनी मृदाओं में ये सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये इसके जो पोर्स होते हैं इसको बंद कर देंगे। जैसा अभी हमने क्लॉगिंग देखा था ड्रिप में, तो ये उसके पोर्स को बंद कर देंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं जो टेंसियोमीटर है वो 0.9 वाट तक मृदा पृष्ठ तनाव को माप सकता है। बट ये जो सॉइल हैं इनकी रेंज इससे बाहर होती है। क्लियर? तो ये टेंसियोमीटर और इर्रोमीटर है। इसका यूज क्या है हमने यहाँ पर देखा। आगे बढ़े हम लोग। पौधों में जल का मुख्य कार्य होता है। जल, मेन फंक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट। वाटर का क्या फंक्शन है प्लांट में? केवल तापमान स्थिरीकरण है ना। ये तापमान को स्टेबलाइज करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर को। ये भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है केवल पोषक तत्वों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट भी करता है। न्यूट्रिएंट जो है लिक्विड फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके लिए सॉइल में वाटर का होना कंपलसरी है। ये हो गया। केवल टर्गिडिटी एवं संरचना बनाए रखना, ये बात कर रहे हैं। टर्गिडिटी का मतलब होता है फुलाए रखना। तो जो कोशिका होती है उसकी संरचना और उसका विभाजन, उसे फुलाए रखना, ये भी पानी का कार्य होता है। इसलिए आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। सारे वर्क जो हैं ये वाटर के हैं। सारा जो फंक्शन है वो वाटर का है।
ठीक है, आगे चलते हैं। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 1974, दिसंबर 1974, मतलब इसका आंसर हो गया 1974 टू 75 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या था? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन और प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता। ये हो गया टोटल या कुल उत्पादन, और ये प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं प्रति हेक्टेयर उत्पादन। तो हमको प्रति हेक्टेयर उत्पादन को भी बढ़ाना है और कुल उत्पादन को भी बढ़ाना है। और ये कब बढ़ेगा? जब इरिगेशन जो फैसिलिटी है ये फार्मर्स को मिलेगी। सिंचित अगर भूमि होगी तो ही दोनों चीजें बढ़ेगी। तो ये जो है हमारे पास जो वाटर है, उस वाटर को किसानों तक पहुंचाकर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। कब लॉन्च हुआ? दिसंबर 1974 में। तो इसका आंसर है 1974 टू 75, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रील अपर्दन। ये जो रील अपर्दन है के उन्नत चरण का नाम बताइए। रील अपर्दन के उन्नत चरण का नाम हमारे को बताना है। अब रील अपर्दन की हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह का क्या है? तो एक तरह का हम देखते हैं रील अपर्दन जो है जलीय क्षरण का प्रकार है। जलीय क्षरण, वाटर इरोजन, जलीय क्षरण या वाटर इरोजन का ये एक तरह का प्रकार है। हम देखते हैं कि यहां पर क्या होता है, सबसे पहला जो जलीय क्षरण की प्रथम अवस्था है, फर्स्ट जो स्टेज है, इसे कहा जाता है स्प्लेश इरोजन। स्प्लेश इरोजन में क्या होगा कि जब सॉइल पर ये पानी की बूंदें आकर गिरेगी तो यहां से पार्टिकल इस तरह से तितर बितर हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो ये होता है स्प्लेश इरोजन। नेक्स्ट आता है सीट इरोजन। सीट इरोजन जो होता है इनविजुअल या अदृश्य क्षरण इसे कहा जाता है। पतली परत बह जाती है, किसान को पता नहीं चलता है। फिर हम देखते हैं इसका जो एडवांस फॉर्म है सीट इरोजन का, ये क्या होता है? रील इरोजन। क्षुद्र नाली का, इसमें ऐसी पतली पतली नालियां खेत में बन जाती है। और ये जो रील इरोजन है, इसका जो एडवांस फॉर्म है इसे हम कहेंगे गली इरोजन। यहां पर आप देखोगे आंसर आएगा घाटी अपर्दन या गली इरोजन। इसमें इस तरह से आप देखोगे बड़ी बड़ी नालियां बनती हैं, इस तरह से खाई जैसी बन जाती हैं, और यहाँ पर उत्पादन लेना, क्रॉप कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। इसे कहा जाएगा गली अपर्दन। तो सीट इरोजन का एडवांस फॉर्म क्या है? रील इरोजन। रील इरोजन की एडवांस कंडीशन क्या है? गली इरोजन। और ये स्ट्रीम बैंक जो अपर्दन है, ये हम देखते हैं नदियों के कारण होता है। जब नदियों में हम देखते हैं बरसात में बाढ़ आती है, फ्लड कंडीशन होती है, तो उसके किनारे जो हैं वो कटने लगते हैं। कई बार नदी जो है उसका मार्ग बदल जाता है। तो उस तरह का जो क्षरण होगा उसे कहा जाएगा स्ट्रीम बैंक अपर्दन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलें। दावानुकूलित सिंचाई प्रणाली का उल्लेख करें। दावानुकूलित सिंचाई प्रणाली है ना, इसको अंग्रेजी में आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रेशराइज्ड इरिगेशन, जहां पर हम प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर की बात हम करते हैं कहां पर? तो स्प्रिंकलर और ड्रिप।
ये दोनों में हम प्रेशर की बात करते हैं। मेन पाइपलाइन का प्रेशर हम स्प्रिंकलर में देखें तो 15 पौंड प्रति वर्ग इंच। और ड्रिप में हमने क्या देखा था, 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 LV। ये हमने पढ़ा था, मतलब यहाँ पर वाटर को प्रेशर से छोड़ना पड़ेगा तभी जाकर पानी आगे बढ़ेगा। बाकी में हमने देखा वाटर में और बेसिन में और कुंड में ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ गए। अब यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे हिंदी वाला। आंसर तो हो गया हमारा स्प्रिंकलर एंड ड्रिप, ये आंसर हो गया। बट यहाँ पर देखो चेक बेसिन इरिगेशन, इसको हिंदी में क्या लिखा है, बेसिन सिंचाई की जांच करें। ये जांच करें मतलब इस चेक को जांच लिख दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना है ना। बेसिन सिंचाई की जांच करें। चेक बेसिन इरिगेशन में क्या होता है कि जब इरिगेशन का जो हमारा सोर्स है ये स्मॉल होता है, छोटा होता है, और एरिया जब प्लेन होता है तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि छोटी छोटी क्यारियां बना ली जाती हैं और उन क्यारियों के अंदर पानी को छोड़ा जाता है। छोटी क्यारियों में इस तरह से, ये सिंचाई की नाली हो गई, जैसे यहाँ से पानी बह के जा रहा है, हमने इस क्यारी में छोड़ा, इस तरह से पानी जाएगा, इसमें छोड़ा, इस तरह से पानी चला जाएगा। ये इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो वेजिटेबल्स में, सब्जियों में सिंचाई के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखना, ये वो वाली मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जल संरक्षण की विधि का उदाहरण नहीं है। जल संरक्षण की यहां पर बात हो रही है। जल संरक्षण मतलब वाटर कंजर्वेशन। हम यहाँ पर पानी को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। अब पानी को संरक्षित करना है मतलब उसको हमारे को इकट्ठा करना है, बचाना है। अब इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, पानी की बर्बादी को रोकना। बर्बादी को रोकेंगे तो ये भी एक तरह का जल संरक्षण हो गया। जैसे बरसात में पानी खेत से बह के जा रहा, हमने उसको रोक लिया, या किसी और तरह से ज्यादा पानी बर्बाद हो रहा था, हमने उसको रोक लिया। दूसरा, सिंचाई क्षमता में सुधार करना। सिंचाई क्षमता में सुधार करना ये भी वाटर कंजर्वेशन में आएगा। भाई हम लोग बाढ़ विधि से पानी दे रहे थे, फ्लडिंग, तो हमने देखा 25 to 35% वाटर का यूज हो रहा था, पर हमने ड्रिप लिया है, स्प्रिंकलर सिस्टम लिया है, तो ये भी वाटर कंजर्वेशन में आएगा। नेक्स्ट आया वर्षा जल का संग्रहण, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बरसात में जो पानी बह के जा रहा था उसको हमने इकट्ठा कर लिया तालाब में या डैम बनाकर, या हमने सॉइल में उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा दिया। बट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, भूमि से जल का निष्कर्षण करना, भूमि से पानी को निकालना, ये संरक्षण में नहीं आता है। ये संरक्षण में नहीं आता है, बाकी तीनों संरक्षण में आएंगे। यहाँ पर नहीं जरूर देखना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, एक बात का ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में है पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। कई बार हमारे को आंसर लगाने की जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं कि उसने नहीं पूछा है और हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है, वो साथ में हमने इरिगेशन एंड ड्रेनेज के क्वेश्चंस देखे। ये हमारी आईएमपी क्वेश्चन सीरीज है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैं अगले लेक्चर में लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों।